हेलो गुड मॉर्निंग उदय ज्ञान इन्फोटेक में आपका स्वागत है। आज एनएम सिस्टर का ये क्लास जो 38 लेसन थे वो टोटली मैंने जितने भी टॉपिक पढ़ाए हैं उसमें कहीं न कहीं से अदर टॉपिक को मैंने इन्वॉल्व किया था। तो वो 38 34 लास्ट मैंने क्लास जो लास्ट पिछले दिन लिया था कल के डेट में वो ख़त्म हो चुकी हैं और मैं कुछ स्पेशल क्लासेस जो हैं जो बच गई हैं आपकी उसके भी है पर मैंने लगभग 48 से 50 क्वेश्चन के बेस पर MCQ बनाया हूँ। और ये टॉपिक जो है खास करके बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है आपकी बेसिकली इसी टॉपिक से किया जाता है, एंटोनॉमी और फिजियोलॉजी यानी शरीर संरचना और शरीर विज्ञान के बारे में। तो सभी एनएम बहनों का मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आज के बाद जितने भी क्वेश्चन आएंगे लगभग 50 के रहेंगे और सब के सब क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण हैं। तो कृपया वीडियो को जब भी देखें तो ये प्रॉपर देखिए, आपके लिए क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होगा। और कल मैं प्रयास करूंगा कि टोटली कितने टॉपिक पढ़ाएंगे इसके बाद उस पर मैं डिस्कस करूंगा। और ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता दे रहा हूँ कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी क्या होता है। एनाटॉमी का मतलब होता है शरीर संरचना और फिजियोलॉजी का मतलब होता है शरीर विज्ञान, यानी दोनों विज्ञान की ही शाखा है जो मानव शरीर की संरचना और कार्यों को समझाने के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एनाटॉमी के बारे में। शरीर संरचना क्या होती है इसकी डिफिनीशन मैंने बताया है कि एनाटॉमी का अध्ययन शरीर संरचना यानी स्ट्रक्चरल पर केंद्रित होता है और इसमें ये देखा जाता है कि शरीर के विभिन्न अंग यानी जितने ऑर्गन्स होते हैं और जितनी कोशिकाएं अर्थात सेल जो होती हैं और जितने ऊतक टिश्यूज होते हैं किस प्रकार से व्यवस्थित और जुड़े होते हैं। इसके बिहेव पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके मिलेंगे और इसके क्या क्या कितने प्रकार के होते हैं। जैसे पहले होता है ग्रॉस एनाटॉमी यानी सकल शरीर संरचना, यानी कि इस अंग नग्न आँखों से दिखाई देने वाली संरचनाओं का अध्ययन है, जैसे हड्डियाँ, मांसपेशी और अन्य। यानी ग्रॉस एनाटॉमी के अंदर हम उस अंगों का अध्ययन करेंगे जो हम अपनी आँखों से देख सकते हैं। सपोज दैट आपका बोन हुआ, मांसपेशियाँ हुई और जो भी हमारे शरीर के हाथ पैर जो भी होते हैं उस अंगों के बारे में बात कर रहा है। दूसरा माइक्रोस्कोपी एनाटॉमी का मतलब होता है सूक्ष्म शरीर संरचना, यानी कि उन शरीर संरचना की बात कर रहा है जो माइक्रोस्कोप की मदद से कोशिकाओं या ऊतकों पर अध्ययन करता है। और इसमें दो टाइप की होती है, सेल बायोलॉजी यानी कि सीटोलॉजी बोलते हैं कोशिकाओं का अध्ययन, और दूसरा होता है हिस्टोलॉजी का मतलब होता है ऊतक विज्ञान, ऊतकों का अध्ययन करना। तो ध्यान दीजिएगा, सेल बायोलॉजी बोलते हैं, सीटोलॉजी यानी कोशिकाओं का अध्ययन जिसे कहते हैं। तो सीटोलॉजी में ध्यान दीजिए कोशिकाओं का अध्ययन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सीटोलॉजी के अंदर क्या किया जाता है, तो कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। और हिस्टोलॉजी का मतलब होता है ऊतकों का अध्ययन। तो इसलिए ये दोनों क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण है आपके लिए। ये माइक्रोस्कोप एनाटॉमी की दो उपशाखा यानी कि सब ब्रांचेज कही जाती हैं इसके अंदर से। उसके बाद तीसरा पॉइंट है आपका, दूसरा है सूक्ष्म शरीर संरचना, तीसरा है विकासात्मक और शरीर संरचना यानी डेवलपमेंट ऑफ एनाटॉमी, यानी कि ये एम्ब्रियो यानी भ्रूण के से लेकर के एक वयस्क तक के शरीर में होने वाली जितनी भी परिवर्तन होती है उसके बारे में यानी विकास के बारे में, उसके बारे में सोचना क्या होता है। सर्जिकल संरचना का मतलब होता है सर्जिकल एनाटॉमीज होती है, यानी कि इसमें सर्जरी के लिए आवश्यक शारीरिक संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है, जिसे सर्जिकल एनाटॉमी कहा जाता है। दूसरा है आपका, ये तो एनाटॉमी के बारे में थी, अब ये फिजियोलॉजी है आपका। फिजियोलॉजी में शरीर विज्ञान के बारे में बात की जाती है और इसकी डिफिनीशन है कि फिजियोलॉजी शरीर के कार्यों यानी फंक्शन के बारे में बात करता है का अध्ययन। यानी फिजियोलॉजी का मतलब होता है जो शरीर के फंक्शन के बारे में, यानी कि ये पूरा पॉइंट जो होता है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस पर जोर देंगे कि फिजियोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं। ये समझने का प्रयास करता है कि विभिन्न अंग और प्रणाली यानी जो सिस्टम होते हैं हमारे शरीर के कैसे काम करती हैं और एक दूसरे से कैसे संबंधित होती हैं, यानी कैसे रिलेट होती हैं। इसके भी कई प्रकार हैं, जैसे सेल फिजियोलॉजी का मतलब होता है कोशिका
कोशिकाओं के कार्य कैसे होते हैं, जैसे ऊर्जा उत्पादन, प्रोटीन संश्लेषण का अध्ययन करना। ये ऑटोमेटिक जो ये पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट है कि सेल फिजियोलॉजी के अंदर हम कोशिकाओं के कार्य, ऊर्जा उत्पादन और प्रोटीन संश्लेषण का अध्ययन किया जाता है। दूसरी पॉइंट है संसाधित फिजियोलॉजी, मतलब सिस्टमेटिक फिजियोलॉजी क्या होता है, ये शरीर के विभिन्न प्रणाली का अध्ययन करता है। ये शरीर के विभिन्न प्रणाली का अध्ययन करता है। जैसे में इम्पोर्टेंट देखा जाए था, जैसे तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम के बारे में ये तंत्रिका तंत्र का कार्य क्या है, मस्तिष्क कैसे कार्य करती है। फिर आपका रिस्पायरेशन सिस्टम, सांस लेने की प्रक्रिया, श्वसन तंत्र के बारे में बात करता है। तीसरा है डायग्नोसिस सिस्टम, भोजन पचाने की पोषण के बारे में बात करती है। और लास्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट है व्यायाम और फिजियोलॉजी, यानी एक्सरसाइज फिजियोलॉजी क्या होता है, शरीर के गतिविधियों के व्यायाम और दौरान शरीर के कार्यों में होने वाले बदलावों का अगर अध्ययन किया जाता है तो उसको एक्सरसाइज फिजियोलॉजी कहते हैं। पैथोलॉजी का मतलब था ये बीमार होने के कारण, ये बीमार होने के कारण होने वाले शरीर के कारण परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, तो इसको हम कहते हैं पैथोलॉजी। अब एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के प्रमुख विषय क्या क्या होते हैं, जैसे बॉडी सिस्टम, आप बॉडी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आपका स्केलेटन, शरीर की हड्डियों के जोड़ों का अध्ययन का जब किया जाता है तो उसको स्केलेटल सिस्टम बोलते हैं। मस्कुलर सिस्टम मतलब मांसपेशियों के शरीर संरचना और कार्य के बारे में अगर अध्ययन किया जाए तो उसको मस्कुलर सिस्टम बोलते हैं। नर्वस सिस्टम, मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और तंत्रिकाओं का अगर अध्ययन किया जाता है तो उसको नर्वस सिस्टम बोलते हैं। संवहनी तंत्र, सर्कुलेटर सिस्टम यानी हृदय और रक्त की वाहिनियों पर जो कार्य करता है उसको सर्कुलेटर सिस्टम बोलते हैं। पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, भोजन पचाने और पोषण पदार्थ की प्रक्रिया का अगर अध्ययन किया जाता है तो उसको डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। और रिस्पायरेशन सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र जिसे कहते हैं, श्वसन तंत्र ऑक्सीजन ग्रहण और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है, उसके बारे में जानकारी किया तो रिस्पायरेशन सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। लास्ट में है रिप्रोडक्शन सिस्टम यानी प्रजनन और संपत्ति का उत्पादन, जो जिसके बारे में अध्ययन कराता है उसको प्रजनन तंत्र कहते हैं यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। कोशिकाएं और ऊतक क्या होते हैं यानी कि सेल और टिश्यूज क्या होते हैं। कोशिका जो होती है जिसे सेल कहते हैं बेसिकली, वो शरीर की सबसे छोटी इकाई है, पहली बात। और टिश्यू जो होते हैं, टिश्यू की जो बात कर रहा है, तो टिश्यू जो होते हैं समान प्रकार की कोशिकाओं का जो समूह होता है उसको कहते हैं हम टिश्यूज। होमियोस्टेसिस का मतलब क्या होता है, शरीर के आंतरिक वातावरण को संतुलन में बनाए रखने की प्रक्रिया को कहते हैं होमियोस्टेसिस, होमियोस्टेसिस कहते हैं। जैसे शरीर का टेम्परेचर यानी शरीर का तापमान क्या है, शरीर का रक्तचाप क्या है और शरीर का ग्लूकोज स्तर क्या है, इसके जो बारे में जो डिस्कस करते हैं वो होमियोस्टेसिस कहा जाता है। इसका क्या महत्व है, चिकित्सा क्षेत्र में डॉक्टरों और चिकित्साओं के पेशेवर के लिए ये दोनों विषय अनिवार्य होता है, यानी कि मानव शरीर संरचना और मानव विज्ञान दोनों को जानकारी होना अति आवश्यक है। स्वास्थ्य देखभाल में ये समझने की मदद करता है कि बीमारी को शरीर को कैसे प्रभावित करती है। अगर आप दोनों नॉलेज जानते हैं, शरीर संरचना जानते हैं, शरीर विज्ञान के बारे में जानते हैं, तो वो आप आसानी से किसी भी बीमारी का आप हल निकाल सकते हैं। फिर शारीरिक फिटनेस क्या होता है, शरीर के कार्यों को समझने के लिए से फिटनेस और व्यायाम का लाभ मिलता है शरीर। अगला क्या है पॉइंट, तो ये पॉइंट आपका बेसिकली इसका महत्व था और इस तरह से ये टॉपिक पूरी थ्योरीज के पॉइंट ख़त्म हो चुके हैं। अब इसके बिहेव पर मैंने इसमें 48 क्वेश्चन यानी लगभग 50 के करीब है, मैंने इस पर डिस्कस करूँगा। और इस पर आप जो भी क्वेश्चन है, आप अगर कलम कापी लिए हैं तो आप अपने हिसाब से भी कलम कापी खोल कर बैठ जाइए और जितने भी सही हों एक बार ट्रिक लगाता जाइए, क्योंकि ये टॉपिक जो है ऑब्जेक्टिव केस पर है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे पहला क्वेश्चन आपका
आया है कि अस्थियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। अभी मैंने बताया था कि अस्थियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो अगर अस्थियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, अस्थि विज्ञान यानी ऑस्टियोलॉजी, कार्डियोलॉजी, स्पेलेकोलॉजी और डर्मेटोलॉजी। तो इस चारों में से सब राइट कौन सा होगा आप लगा सकते हैं, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आप बताने की पूरी कोशिश करिए। और आपका कमेंट बॉक्स में जो कमेंट होता है उसे बता सकते हैं इसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है। अस्थियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछ चुका है, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा। तो इसको हम कहते हैं एस्टियोलॉजी, यानी कि इसका राइट आंसर आपका पहला है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अस्थियों की संधियों एवं श्रेयायु का अध्ययन करता है। अस्थियों की संधियों और श्रेयायु का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी, सिंडेस्मोलॉजी या कार्डियोलॉजी या डर्मेटोलॉजी। इस चारों में से राइट आंसर क्या है आप बता सकते हैं कि अस्थियों के संधियों और स्नायुओं का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको कहते हैं सिंडेसियोमोलॉजी। आपका राइट आंसर इसका दूसरा है। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा कि उपास्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है। उपास्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, कार्डियोलॉजी, ओनेक्सोलॉजी, ऑन्कोलॉजी। तो इसमें से आपका राइट कौन सा हैगा, इसके बताइएगा आपका कि उपास्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है। उपास्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं इसका। अस्थियों के को कार्डियोलॉजी कहते हैं, कार्डियोलॉजी बोला जाता है और राइट आंसर थर्ड है। नेक्स्ट, शरीर में संधियों को अध्ययन को कहा, शरीर की जो संधियां होती हैं, जोड़ जिसे कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, आर्थ्रोलॉजी या एनकोलॉजी या ओकोनोलॉजी या राइनोलॉजी या कॉन्कोलॉजी। तो इसमें से राइट आंसर आपका होगा, आपके हिसाब से जो राइट है उसको ट्रिक लगाइए आपका। तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, अगर इंग्लिश नहीं मैच करती है तो उसमें आप हिंदी को जरूर सटिक करिएगा कि इन चारों में से कौन ऐसा क्वेश्चन है जो क्वेश्चन से सबसे संधियों या संधिक कहा गया है यहाँ पर। तो लगभग इसमें पॉइंट दोनों से सही है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि क्वेश्चन को एक से अधिक बार पढ़ने का फायदा ये होता है कि आपका क्वेश्चन में ही उसका आंसर छुपा रहता है। तो एक से दो बार क्वेश्चन पढ़िए और कुछ चीज़ें आप ऑप्शन में चेक करिए, उसके बाद भी आप नहीं जानते हैं तो एक अच्छा सटीक तुक्का लगा सकते हैं। लेकिन प्रयास करें कि आप क्वेश्चन को राइट अच्छा पढ़ें कि उसके बाद राइट ही आंसर लगाएं। लास्ट अगला क्वेश्चन है, यदि एक अस्थि को 3 दिन के लिए 10% KOH में रखा जाए तो वह KOH होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और 10% हाइड्रोक्साइड में रखा जाए तो वो क्या होती है, कोमल और लचीली हो जाती है, पूर्ण रूप से घुल जाती है, टुकड़ों में टूट जाती है या कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका 5वें का जो राइट आंसर है, ध्यान दीजिएगा, अगर किसी भी एक अस्थि को 3 दिन के लिए अगर KOH में रखा जाएगा तो इन चारों में से ऑप्शन कौन राइट होगा। तो इसमें ध्यान दिए KOH पे रखने से उस पर कोई असर नहीं होता है, यानी कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा इसका, कोई परिवर्तन नहीं होगा। 4th इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थियों का मुख्य पदार्थ क्या है। अस्थियों का मुख्य पदार्थ
है कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम फास्फेट, कैल्शियम क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड। इसका मुख्य क्या है, इसके बारे में बताइए आप कि अस्थियों का मुख्य पदार्थ क्या होता है। अस्थियों का मुख्य पदार्थ क्या होता है, आप इसमें बता सकते हैं कि इसका राइट क्या होगा। कैल्शियम फास्फेट का मतलब होता है CaPO4 बोलते हैं। कैल्शियम था मैग्नीशियम फास्फेट का मतलब होता है MgPO4। और आपका कैल्शियम क्लोराइड का होता है CaCl2 और इसका CaCl2। तो आपके लिए बता दें कि ये चीज़ क्या होती, थोड़ा सा मैं समझाना चाह रहा हूँ उसको। CaCl2 जो बता रहे हैं तब तक खुल जा रहा है। सोडियम क्लोराइड होता है NaCl2 कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 NaCl जो होता है आपका राइट आंसर जो होता है। तो इसमें जो आपका देखा जाए तो अस्थियों का मुख्य अध्ययन, तो इसमें अच्छा राइट आंसर हमारे हिसाब से होगा इसका दूसरा सही है, यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम फास्फेट बोलते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम फास्फेट बोला जाता है। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम फास्फेट होता है, यानी इसका दूसरा राइट आंसर है कैल्शियम और मैग्नीशियम फास्फेट। नेक्स्ट, इनोमिनेंट होता है एक। इनोमिनेंट क्या होता है इसके बारे में बता रहा है। इनोमिनेंट होता है तो इनोमिनेंट क्या होता है? तंत्रिक, मांसपेशी, प्राणी या कंकाल का भाग होता है। तो इनोमिनेंट एक आपका कंकाल का भाग होता है। किसका भाग होता है? कंकाल का एक भाग होता है। इसका राइट आंसर आपका फोर्थ होगा। कहा कि यदि फीमर अस्थि को तंतु HCl में 2 दिन के लिए रखा जाए तो क्या होगा? HCl में रखा जाए तो क्या होगा? तो HCl जो होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोला जाता है बेसिकली, अगर देखा जाए तो मैं सोच रहा था कि एक मिनट, यदि फीमर एक अस्थि होती है और अगर HCl में डाल देते हैं तो 2 दिन के लिए रख दिया जाए तो क्या होगा? तो ध्यान दीजिए, ये HCl होता है तो इसको मुलायम और लचीला हो जाएगा। वो क्या होगा? मुलायम और लचीला हो जाएगा। आपका मुलायम और लचीला हो जाएगा। इस बारे में बता रहा है, खुल नहीं रहा है, नहीं तो आपको समझाते इसके बारे में। लेकिन ध्यान दीजिएगा, फीमर एक अस्थि है जो के तंतु को अगर HCl में डालते हैं तो HCl जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है।
और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में आपका 2 दिन के लिए रखा जाएगा तो ये मुलायम और लचीला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीमर अस्थि का सिर एक प्याले कप के समान कोटर में घूमता है, ये कोटर क्या कहलाता है आपका? करा है कि फीमर अस्थि का सिर एक प्याले यानी कप के समान कोटर में घूमता है, तो ये कोटर क्या कहलाता है? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्वेश्चन समझने की कोशिश करिएगा। सॉरी, तो उसको क्या कहते हैं, कोटर को क्या कहते हैं? बेसिकली ग्लिनोड कैविटी, एस्टैबुलुम, एब्टूरेटर फॉर्मर और सिग्मोइड नोच। तो इसमें से जो उसका राइट आंसर हैगा उसको कहते हैं एक्सेटेबुलुम कहते हैं, यानी इसका सेकेंड आंसर राइट है। अगला है ह्यूमरस अस्थि पाई जाती है जांग में, पिंडली में यानी सैंक में, थाई से, जांग तो थाई होती है, पिंडली बोलती हैं सैंक को, और ऊपरी भुजा यानी अपर आर्म्स होता है और अग्र भुजा यानी 4 आर्म्स होता है। तो अग्र भुजा यानी 4 आर्म्स के अंतर्गत पाया जाता है, बता रहा है, तो 4 आर्म में। तो टोटली इसका राइट आंसर है कि ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका पेपर के लिए। तो ह्यूमरस जो हड्डी होती है आपका ऊपरी भुजा यानी कि अपर आर्म में पाई जाती है, ऊपरी भुजा मतलब अपर आर्म में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अस्थि अकेली नहीं होती है? निम्न में से कौन सी अस्थि अकेली नहीं होती है? तो पैरास्पेनॉइड, स्पेनेथोमॉइड या फ्रंटोपैरिएटल या प्रूटिक। तो इसमें से कौन सी अस्थि जो होती है अकेली नहीं होती है? तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो राइट आंसर है, आप लगा सकते हैं इसमें कि कौन सी हड्डी जो अकेली पाई जाती है, क्योंकि क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन मैंने इसमें रखा है सब के सब इम्पॉर्टेंट है। तो कृपया वीडियो को प्रॉपर देखिए, क्योंकि आपका एक क्वेश्चन करने के बाद लगेगा कि हाँ इस टॉपिक को आज ने अच्छे से एक अच्छा मुझे नॉलेज मिला इसके बारे में। तो इसमें से अकेली नहीं होती है तो उसको कहते हैं प्रोन्टिक। क्या कहते हैं? प्रोन्टिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, घुटने की चकली यानी कि पेटेला और क्नीकैफ किस प्रकार की अस्थि होती है? ये किस प्रकार की अस्थि होता है? मेम्ब्रेन अस्थि बोलते हैं या सीमेस्माइड अस्थि बोलते हैं या कार्टिलेज अस्थि बोलते हैं, कार्टिलेज बोन या रिफ्लेक्सिंग बोन बोलते हैं, या इन्वेस्टिंग अस्थि बोलते हैं, इन्वेस्टिंग बोन जिसे कहते हैं। तो इनमें से घुटने की चकली किस प्रकार की अस्थि होती है? यानी पैटेला आर या नी कैप किस प्रकार की अस्थि में पाया जाता है? ये आपका घुटने की चकली को किस प्रकार की? तो इसमें ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा सीमेमाइड, सीमेमाइड या माइड बोलते हैं, बोन कहते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या? सीमेमाइड अस्थि, सेकेंड आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में कौन सी उपास्थि सबसे अधिक दृढ़ यानी हार्ड होती है? कौन सी ऐसी उपास्थि सबसे अधिक दृढ़ मानी जाती है? तो उसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तंतुमय उपास्थि यानी कि फाइब्रियो कार्टिलेज, प्रवासी उपास्थि यानी कि हाइमेलाइन कार्टिलेज, या कैल्सिफाइड उपास्थि यानी कि कैल्सिफाइड कार्टिलेज, और लचीली उपास्थि मतलब इलास्टिक कार्टिलेज होती है। तो इसका जो राइट आंसर है 13 का राइट आंसर जो है आपका होगा 13 का राइट होता है तंतुमय उपास्थि यानी फिब्रियो कार्टिलेज होता है, यानी कि राइट इसका आंसर ए है। ए राइट इसका आंसर राइट है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थियों के मैट्रिक्स में कितनी प्रतिशत अकार्बनिक लवण होता है? कार्बनिक लवण उसको कहते हैं जिसके अंदर कार्बन की मात्रा पाई जाती है। अकार्बनिक लवण उसे कहते हैं जो कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती है। तो अकार्बनिक लवण अस्थि में यानी बोन के अंदर
बोन मैट्रिक्स में कितनी प्रतिशत अकार्बनिक लौट पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 38, 62, 69 और 93। तो इसका जो राइट आंसर है आपका, आप राइट आंसर दे सकते हैं। इसका राइट आंसर है आपका 62 है, 62 है, अर्थात बी राइट। इसका दूसरा राइट है। हड्डियों के बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हड्डी जब बनती है उसकी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डिफेस्केशन, ऑक्सीफिकेशन, कैल्सिफिकेशन या माइक्चुरेशन। तो इसको क्या बोलते हैं आपका? तो ध्यान दीजिएगा, हड्डी में बेसिकली अगर ध्यान देंगे तो हड्डी बेसिकली कैल्शियम की मात्रा, हड्डियों के लिए बोला जाता है कि कैल्शियम खाने से हड्डियाँ मजबूत रहती हैं, तो इसीलिए उसका नाम तो है कैल्शियम से ही रिलेटेड होगा। तो एक देखिएगा कैल्सिफिकेशन उसको बोलते हैं, हड्डियों की प्रक्रिया, हड्डियों के बनने की जो प्रक्रिया है कैल्सिफिकेशन बोलते हैं, क्योंकि इसीलिए कहा जाता है कि कैल्शियम अधिक खाने चाहिए हड्डियों को मजबूत रखने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि भ्रूण जिम्ब्रियो की त्वचा से कौन सी हड्डियां बोन बनती है? जिम्ब्रियो की त्वचा से कौन सी हड्डियां बनती हैं? कलाजात हड्डी, मेम्ब्रेन, मोनोस, प्रतिस्थापित हड्डी यानी रिपब्लिसिक बोन, सीमेमाइड हड्डी बोन, उपास्थित जात हड्डियां जिसे कार्टिलेज बोन्स बोलते हैं। इस चारों में राइट आंसर कौन सा होगा? चारों में राइट आंसर कौन सा है? ध्यान दीजिएगा। तो मेम्ब्रेन्स बोन्स कहते हैं ना कलाजात हड्डियाँ, कलाजात हड्डियाँ जो होती हैं भ्रूण की त्वचा से की हड्डियों से बनती हैं। नेक्स्ट, रीढ़ रज्जु स्पाइनल कॉर्ड खोपड़ी के कौन से छिद्र से बाहर निकलती है? रीढ़ रज्जु जिसे बोला जाता है, स्पाइनल जो कॉर्ड होता है आपके खोपड़ी के कौन से छिद्र से बाहर निकलती है? इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? अंडाकार रंध्र यानी फेनेंस ट्रैक्ट ओवालिस, मोनरो रंध्र यानी कि फोरमैनो मोनरो, पैनिक्स रंध्र यानी फोरमैन ऑफ द पैनिजी, और महारंध्र यानी फोरामैन मैग्नूम नूम। तो इस चारों में से राइट आंसर क्या होगा? स्पाइनल कॉर्ड खोपड़ी के कौन से छिद्र से बाहर निकलती है? तो इसका राइट आंसर है फोरामैन मैग्नूम यानी महारंध्र से निकलती है। कहाँ से निकलती है? महारंध्र से निकलती है। अस्थि जो पेशी कडारा यानी कि टेंडन ऑफ द मास्कुल के अस्थि भवन से बनती है तो कहलाती क्या है? पेस्टनाथि, उपास्थि, वर्तुलिका अस्थि या कला अस्थि। इसमें चारों में से राइट आंसर कौन सा है? सॉरी, आप लगा सकते हैं। तो इसमें से राइट आंसर आपका है वर्तुलिका अस्थि बोला जाता है। आज का राइट आंसर थर्ड है। जबड़ों में दांतों के गर्त यानी कैविटीज कहलाती है। जबड़ों के दांतों के गर्त जो है कैविटीज कहलाते हैं। फांसी, एल्वियोलॉजी या गुहाएं या डेंट्रीज। तो 19 का राइट आंसर क्या होगा? 19 का राइट आंसर होगा एल्वियोलाई बोलते हैं इसको। राइट आंसर सेकेंड है। कड़ अस्थियां ईरर ओसिकल का कड़ पटक के अंदर की ओर का क्रम होता है। मेमस, इनकस स्टेप्स या इनकस मेमस स्टेप्स या इनकस स्टेप्स मेलियस या स्टेप मेलियस इनकस। तो इसका अंदर के जो क्रम होता है यानी कि जो आर्डर होते हैं ईयर ऑप्शन के जो कड़ अस्थियां का जो कड़ पटक जिसे कहते हैं, कड़ के जो पर्दे का उसमें जो आर्डर होता है, क्रम होता है, इसमें से कौन राइट है इसका ये पूछा है। तो ध्यान दीजिएगा, मैलियस पहले होता है, फिर इनकस होता है, फिर स्टेपस होता है। तो ये इस क्रम में ही जुड़े रहते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? A1
राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कोरोटिक के पक्ष भाग में होता है। कोरोटिक के पक्ष भाग में क्या होता है? मैग्नस रंध्र होता है, मोनरो रंध्र होता है, लुस्का रंध्र होता है या मैजेरेंडी रंध्र होता है? मैजेंडी रंध्र होता है। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा है? कोरोटिक के पक्ष भाग में क्या चीज़ पाई जाती है कि पक्ष भाग में क्या चीज़ पाई जाती है? तो ध्यान दीजिएगा, मैग्नम रंध्र पाई जाती है। मैग्नम रंध्र यानी कि इसका राइट आंसर क्या है? 1 करेक्ट है। मनुष्य में कौन सी अस्थि प्रचलन में सहायक होती है? मनुष्य के अंदर कौन सी ऐसी अस्थि है जो प्रचलन में सहायक होती है? टिबिया, फिबुला, फीमर, दोनों, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिए, मनुष्य में टिबुला, फिबुला होता है और फीमर, ये दोनों होते हैं। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा, इन दोनों को न लगा करके बोथ को लगाएंगे, यानी कि तीसरा सही है। मनुष्य में कितने दांत जीवन में एक बार आते हैं? मनुष्य में कितने दांत जीवन में केवल एक बार आते हैं? आपके 4, 4, 12, 20, 32। तो कितने दांत जो होता है जीवन में केवल एक बार आते हैं? तो केवल इसका जो राइट आंसर है, ये तो सब आप बता सकते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर है 12 दांत जो होते हैं जीवन में केवल एक बार आते हैं आपके। मनुष्य में कितने दांत जीवन में 2 बार आते हैं? 4, 12, 28। यानी कितने दांत जो है जीवन में 2 बार आते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है 3rd, यानी कि 20 जो आपके तीर्थ होते हैं वो जीवन में 2 बार आते हैं। और एरिटिनाइड उपास्थि पाई जाती है हाइड में, स्टर्नम में, लाइब्रियक्स में या नासिका में? इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, बता सकते हैं आप कि एरिटिनाइड उपास्थि कहाँ पाई जाती है? एरिटिनाइड उपास्थि कहाँ पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा, बताने की कोशिश करें इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। इसका राइट आंसर चारों में से आपका क्या राइट है, इसको बता सकते हैं। इसका राइट आंसर है लैरिक्स में पाई जाती है। प्राणियों के किस भाग में केवल 2 अस्थियां होती हैं? प्राणियों के किस भाग में केवल 2 अस्थियां होती हैं? ऊपरी जबड़े में, निचले जबड़े में, हाइड में या पक्ष भुजा में 2 हड्डियां पाई जाती हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मनुष्य के इसका राइट आंसर बताने की कोशिश करिएगा कि 2 अस्थियां केवल पाई जाती हैं प्राणियों के किस भाग में? तो निचले जबड़े में केवल 2 अस्थियां पाई जाती हैं। मानव शरीर में कितनी पसलियां यानी रिब होती हैं? मानव शरीर में कितनी पसलियां रिब होती हैं? तो मानव शरीर में कितनी पसलियां रिब होती हैं? तो 10, 12, 24, 36। मानव शरीर में कितनी पसलियां रिब होती हैं? 10, 20, 12, 24 और 36 कितनी पसलियां होती हैं? तो ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर होगा 24 पसलियाँ। मानव शरीर में 24 पसलियाँ होती हैं। इसका ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इस पेपर का। मनुष्य की पसलियाँ रिब यानी पसलियाँ जुड़ी होती हैं। मनुष्य की पसलियाँ जुड़ी होती हैं क्लाविकल से, इलुम से या स्टर्नम से या स्कैपुला से। तो इसमें से राइट आंसर इसका होगा 28 का राइट आंसर है आपका स्टर्नर से जुड़ी होती है। इसका 3rd सही राइट आंसर है। आलिक्रेनाज खाच पाई जाती है अल्ना में, रेडियस में, ह्यूमरस में या टिबियोफिबुला में। इसमें चारों में से राइट आंसर कौन सा है, बता सकते हैं आप? तो ध्यान दीजिएगा,
आलिक्रेनान खाज जो होता है ह्यूमरस में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? ह्यूमरस में पाई जाती है। कपाल का जाइगोमैटिक चौप, जाइगोमैटिक चौप आर्च बना होता है प्रीमैक्सिला सॉरी या मैक्सिला या स्क्वैमोजल से, मैक्सिला जुगल एंड क्वाड्रेट से, मैक्सिला जुगल या स्क्वैमोज से, या क्वाड्रेट जुगल एंड स्पाइमोजुलस से, स्क्वैमोजुलस से। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? कपाल का जाइगोट चाप बना होता है। इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर इसका थर्ड है मैक्सिला जुगल एंड स्क्वैमोजल से। इसका राइट आंसर है थर्ड। चेहरे में अस्थियों की संख्या होती है, चेहरे में अस्थियों की संख्या होती है 10, 12, 14, 16, 10, 12, 14, 16। तो चेहरे में अस्थियों की संख्या ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर है 14 होती है। कितनी होती हैं? 14 होती हैं। खोपड़ी में अस्थियों की संख्या होती है, खोपड़ी में अस्थियों की संख्या होती है 18, 30, 28, 28 और 33। खोपड़ी में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? खोपड़ी में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? ध्यान दीजिएगा। तो खोपड़ी में अस्थियों की संख्या 18, 30, 28 या 33 होती है। तो इसका जो राइट आंसर है आप बता सकते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? खोपड़ी में अस्थियों की संख्या 28 होती है, यानी थर्ड इसका राइट आंसर है। थर्ड इसका राइट आंसर 28 होती है। अगला, भुजा में अस्थियों की संख्या क्या होती है? भुजा के अंदर जो अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 27, 30, 32 या 35। तो भुजा में अस्थियों की संख्या बता सकते हैं कितनी हो सकती है? भुजा में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर है 32 होती हैं। भुजा में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 32 होती है। निम्न में से एक सेकमॉइड बोन यानी कंडरास्थिक है, क्लाविकल में, स्टर्न में, पैटेला में या पैरियोटिक में। इस चारों ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा है? इनमें से एक सेकमॉइड बोन्स कंडरास्थिक जो होती है, इसमें से कौन सा राइट आंसर है 34 का? तो इसका ध्यान दीजिएगा, पैटेला होता है, पैटेला होता है इसका राइट आंसर। अगला है बड़ा ट्रोकैंडर यानी कि ग्रेटर ट्रोकैंडर पाया जाता है। ग्रेटर ट्रोकैंडर कहाँ पाया जाता है? फीमर में, ह्यूमरस में, अल्ना में, रेडियस में। फीमर में, ह्यूमरस में, अल्ना में या रेडियस में। बड़ा ट्रोकैंडर कहाँ पाया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, वो हमेशा फीमर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? फीमर में पाया जाता है। राइट आंसर इसका फर्स्ट है। अगला है ग्रेटर ट्यूबरोसिटी गलिकाएं जिसे कहते हैं पाई जाती हैं फीमर में, ह्यूमरस में, अल्ना में या टिबुला फिबुला में, टिबुला या फिबुला में। तो इसका राइट आंसर होगा ह्यूमरस में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? ह्यूमरस में पाई जाती है। ग्रेटर ट्यूबरोसिटी यानी गलिकाएं पाई जाती हैं ह्यूमरस में। अगला है नीमियल क्रेस्ट पाई जाती है फीमर में, ह्यूमरस में, टिबुला फिबुला में, रेडियो में या उल्बना में। इसमें राइट आंसर क्या हो सकता है? इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर टिबुला या फिबुला में पाई जाती है। इसका थर्ड इस राइट आंसर है। जो एनम बहने कृपा वीडियो देख रही हैं, अगर वो चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि इसको बनाने में बहुत मेहनत लगती है और हमारा प्रयास रहेगा कि आप सभी के सभी लोग सक्सेस हों और अपनी जॉब को पाएँ। इसलिए जितना हो सके मैं आपको बेस्ट क्वेश्चन दूंगा। और ये आज का जो पेपर है आपने जो बनाया हो उसमें सब के सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और क्वेश्चन अधिक से अधिक क्वेश्चन पूछे गए पेपरों में हैं। इसलिए इस पूरी वीडियो देखिएगा। 48 क्वेश्चन आपके पूरे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन ए, एक न्यूक्लियस पल्पोसस पाई जाती है
कोरिटिक में, श्रोणी मेखला में, अंतर कशेरुक डिब्बे, इंटरवर्टेब्रल डिश में या अस्थि की कोशिकाओं में। तो अस्थि की कोशिकाओं में, तो इसका राइट आंसर है अंतर कशेरुक डिब्बे में, यानी कि इंटरवर्टेब्रल डिस्क में पाई जाती है, यानी थर्ड इस राइट आंसर है, थर्ड इसका राइट आंसर है। अगला, अस्थि जिसका निर्माण टेंडन से होता है कहलाती है, टेंडन से होता है क्या कहलाती है? इन्वेस्टिंग मेम्ब्रेन्स, सीसाइमाइड या डर्मल। तो 39 का राइट आंसर होगा, 39 का राइट आंसर होगा सीसाइमाइड कहते हैं, सीसाइमाइड कहते हैं। अस्थि जिसका निर्माण टेंडन से होता है उसको सीसाइमाइड कहा जाता है। रीढ़ की अस्थि का मुख्य भाग क्या होता है? रीढ़ की अस्थि का मुख्य भाग क्या होता है? कैल्शियम फास्फेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम फास्फाइड। तो रीढ़ की हड्डी का जो मुख्य भाग होता है वो बोलते हैं कैल्शियम फास्फेट, यानी कि इसका फर्स्ट सही है। मनुष्य के शरीर में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य के शरीर में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में शरीर 106, 206, 306 या 406। तो मनुष्य के शरीर में 206 अस्थियां पाई जाती हैं, 206 सॉरी। मानव में कशेरुकों की संख्या क्या होती है? 30, 31, 32, 33। कशेरुकों की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर है 33 पाई जाती है, फोर्थ राइट आंसर है, 33 पाई जाती है। मानव में कशेरुकों की संख्या 33 पाई जाती है। फैमिली अस्थियां संबंधित होती है कोहनी से, घुटने से, ग्रीवा से, अंश मेखला से। तो फैबिलिकी अस्थियां संबंधित किससे होती है? 43 का राइट आंसर क्या होगा? 43 का राइट आंसर, ये आपका राइट आंसर बता सकते हैं आप। 43 का राइट आंसर होगा फैमिली अस्थियां जो होती हैं वो घुटनों से संबंधित है। किससे होती हैं? घुटनों से संबंधित होती हैं। मनुष्य की लंबी अस्थि का बीच का भाग क्या कहलाता है? एपिफिसेसिस, हाइपोफाइसिस या डाइफाइसिस या डायपिडेडिस। तो इस चारों में से राइट आंसर क्या है? 44 का तो उसको कहते हैं हम बेसिकली डायफाइसिस बोलते हैं। इसका थर्ड राइट आंसर है। अनविल सेपेड अस्थि होती है मलियसस, इनकस, स्टेपेज या पेट्रियॉर्ड में। तो अस्थि होती है, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका होगा इनकस। क्या होता है? इनकस में होती है, इनकस। राइट आंसर बी, यानी कि सेकेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है गुल्फ को टिबिया हड्डी से जोड़ने वाली हड्डी कौन सी थी? गुल्फ को टिबिया हड्डी से जोड़ने वाली हड्डी कौन होती है? एंगस्ट्रोगैलस, सेंट्रल क्यूबाइड या नेविकुलर। इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा आपका? एस्ट्रोगैलस, सेंट्रल क्यूबाइड या नेविकुलर। तो गोल्फ की हड्डी को जोड़ने वाली हड्डी जो होती है एस्ट्रोगैलस होती है, एस्ट्रोगैलस होती है। राइट आंसर ए है। अगला, मनुष्य में एक मुक्त पसलियों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में मुक्त पसलियों की संख्या कितनी होती है? 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 5 जोड़ी, 6 जोड़ी। इसका राइट क्वेश्चन आंसर होगा आपका मनुष्य में मुक्त पसलियों की संख्या होती है 2 जोड़ी। कितनी होती है? 2 जोड़ी। और नेक्स्ट, वर्टिब्राइटिरियल नाल किस कशेरुक में होता है? कटी में, पुच्छ में, ग्रीवा में, वच्छी में। कटी में, पुच्छ में, ग्रीवा में, वच्छी में। तो इसका जो राइट आंसर है
राइट आंसर इसका बता सकते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन आपका है ग्रीवा में, थर्ड इज राइट आंसर है ग्रीवा में। इस तरह से आपके 48 क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट है, मैंने इसको कलेक्ट किया हूँ और उसके बाद मैंने इसको बनाया है। इसलिए प्रयास करिए कि पूरी पूरी वीडियो देखिए और अपने फ्रेंडों को या अपने सर्किल में शेयर करिए, अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर करिए, जिससे इसका लाभ सब लोग प्राप्त कर सकें। और ये क्वेश्चन आज के बाद ये कम से कम 50 के क्वेश्चन के 10 से 12 वीडियो बनाऊंगा, जिसमें प्रयास करूंगा कि आपके पूरी की पूरी कंप्लीटली नॉलेज हो, साथ साथ में आप सभी को हमारी तरफ से जो तैयारी कर रहे हैं उसमें आप हमेशा सफल हों। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। बाय, गुड नाइट्स।